हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो निमी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज का अपना ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिटर फर्स्ट ईयर के सेट 3 के क्वेश्चन पेपर को। पिछले वीडियो में हमने सेट 1 और सेट 2 को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पर विजिट करके आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, निम्मी की तरफ से ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 100% कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा सीबीटी एग्जाम का वो इन्हीं 3 सेट से कंबाइंड करके बनाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाइए। आउट ऑफ 150 आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पूरी वीडियो में हम आपको ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। साथ ही साथ चारों ऑप्शन को भी क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड जो और एग्जाम पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक्स इन सीट मेटल वर्क। बेसिकली सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या काम होता है। तो हमने आपके यहाँ रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक फिगर लगा दिया, जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक राउंड बॉटम स्टेक फिगर में हमने दिखाया हुआ है। तो बेसिकली बात की जाए तो स्टेक क्या काम करता है, तो जिस प्रकार जब हम फोर्जिंग में हैं या फिर अदर कोई अपना वर्कशॉप में काम करते हैं तो एनविल का जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं सपोर्टिंग के लिए, उसी प्रकार सीट मेटल में जब भी सीट पर कोई काम करना होता है, ठीक है, हैमरिंग हो, बेंडिंग हो, कोई भी काम हो, वहाँ पर प्लेनिंग हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इस स्टेक का प्रयोग करते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक, तो आप इसे सपोर्टिंग टूल या फिर फॉर्मिंग टूल कह सकते हैं। ठीक, ये क्या होती है, एक प्रकार की एनबिल ही होती है। और यहाँ पर जो ये हेड बनाया जाता है, इसके हेड को हम फेस को क्या कहते हैं, हॉर्न के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर में क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर फिगर में आपको एक हमने राउंड बॉटम स्टेक दिखाया है। ठीक है, ये क्या काम करता है सीट मेटल में, तो सीट मेटल में बेसिकली सपोर्टिंग का काम करता है। ठीक है, सपोर्टिंग और फॉर्मिंग का काम ये करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर। ग्रूवर का काम क्या होता है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर आपको फिगर अटैच कर दिया है। आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रूवर है, नीचे यहाँ पर आपको सीट्स दिखाई गई है। ठीक है, बेसिकली सीट मेटल के जॉइंट्स दिखाए गए हैं। तो ग्रूवर क्या है, बेसिकली एक हैंड टूल होता है जिसका प्रयोग किया जाता है सीम। सीम का मतलब क्या होता है, तो सीट के जब टुकड़ों को जो हम जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक से अधिक, एक टुकड़े, दो टुकड़े, तीन, मतलब एक से अधिक टुकड़ों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जो जॉइंट लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। जैसे लैप सीम, ग्रुप सीम, सिंगल सीम, डबल सीम में डिफरेंट प्रकार की सीम होती है। तो इस सीम को लॉक करने के लिए और क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोजिंग एंड लॉकिंग द सीम। सीम को क्लोज करने के लिए और लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर से देख पा रहे होंगे। इस पर हम हैमरिंग करके, बेसिकली हैंड ग्रूवर यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसमें हैमरिंग करके हम सीम को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which tool is used in sheet metal work to describe a circle or arc with a large diameter। यहाँ पर भी हमने आपको एक फिगर दिखाया है, फिगर अटैच कर दिया है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आपको क्या करना हो, एक बड़ा सर्किल या बड़ा आर्क यहाँ पर खींचना हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है ट्रेमल का। यहाँ पर फिगर में आप ट्रेमल को देख पा रहे हैं। बेसिकली बीम कंपास होती है जिस पर यहाँ पे आपके स्क्राइबर फिट किए हुए होते हैं और इसका प्रयोग 200 से लेकर के 1800 mm तक के सर्किल या आर्क खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे के लिए आप कंपास प्रयोग करते हैं 200 से नीचे के लिए, और 200 के ऊपर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो सीट मेटल में जब भी लार्ज सर्किल या फिर लार्ज डायमीटर का आर्क खींचना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, ट्रेमल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of mallet used for hollowing and panel beating।
बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि पैनल बीटिंग और सीट को हॉलो सीट होती है, उसमें बुशिंग के लिए किस प्रकार के मैलेट का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको मैलेट क्लियर होना चाहिए। जब भी हम सीट मेटल पे वर्क करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए मेटल वाले हैमर का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे क्या होगा सीट पर एक्स्ट्रा इम्प्रेशन आ जाएगा, उस पर कुछ निशान बन जाएंगे या सीट आपकी डैमेज हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली मैलेट का प्रयोग करते हैं, जो कि हार्ड लकड़ी से बनाए जाते हैं और इसके फेस पर नायलॉन या रबड़ के मतलब इंसर्ट लगा दिए जाते हैं, जिससे कि सीट पर कोई डैमेज ना आ सके और हल्का चोट उससे लग सके। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के मैलेट्स होते हैं, ठीक है। तो उस मैलेट में यहाँ पर आपको पूछा गया कि अगर आपको हालोइंग करना है किसी पैनल की तो किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है बुशिंग मैलेट का। यहाँ पर हमने आपको बुशिंग मैलेट का फिगर दिखाया है, ये आपको बुशिंग मैलेट फिगर देख सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हालोइंग के लिए करते हैं, ठीक है। जब भी आपकी कोई खोखली सीट है उसको अंदर से बेसिकली मान लीजिए ड्रम वगैरह जो हम बनाते हैं, कोई कनस्तर बनाते हैं, तो अंदर से उसको पीटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस बुशिंग मैलेट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा 5 नंबर, which stake is used to form an arc of a circle beveled along one side। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है स्टेक क्या होता है, एक सपोर्टिंग या फॉर्मिंग टूल होता है, जिसके द्वारा सीट को डिफरेंट शेप में हम क्या करते हैं, मोड़ते हैं या उस पर हैमरिंग वगैरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हमें सीट को क्या करना है, एक सर्कल के रूप में, एक चाप के रूप में मोड़ना है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा। तो वहाँ पर आप फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक आपको स्टेक दिखाया है, जिसमें क्या बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाफ राउंड है, ठीक है। क्या है ये, हाफ राउंड शेप में है। इस पर रखकर यहाँ पर आपको सीट को मोड़ते हुए दिखाया गया है मैलेट की सहायता से। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हाफ मून स्टेक। तो हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है जब भी आपको सर्किल के रूप में क्या करना हो, उसको आर्क के रूप में सीट को मोड़ना होता है, तो हाफ मून स्टेक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट शोन इन द फिगर। बेसिकली यहाँ आपको व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट इन द सीट मेटल, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर एक आपको जॉइंट बनाया गया, आपको पहचानना है कि ये कौन सा जॉइंट यहाँ पर फिगर में दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास ग्रुप जॉइंट, पैन डाउन जॉइंट, नॉक अप जॉइंट या डबल ग्रुप जॉइंट। जॉइंट बेसिकली क्या होता है, जब हम सीट को आपस में जोड़ते हैं तो वही बेसिकली क्या आपके सीम है या जॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट दिखाया गया है आपको पहचानना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हम छोटा सा हिंट देना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, सी लिखा है। तो उससे आप यहाँ पर जान सकते हो कि इसको हम डबल ग्रुप जॉइंट या फिर सीम जॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, डबल ग्रुप सीम जॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डबल ग्रुप सीम जॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर ग्रुप जॉइंट है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर हमने फिगर एक्स्ट्रा दिखाया है, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, तो जी से क्या हो गया आपका ग्रुप जॉइंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर पैन डाउन जॉइंट, तो पैन डाउन जॉइंट के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। ये निम्मी के बुक का ही फिगर हमने यहाँ पर आपको कट करके दिखाया है। तो ये किसका फिगर है, तो ये बेसिकली आपका पैन डाउन जॉइंट का फिगर है। किसका फिगर है, पैन डाउन जॉइंट का फिगर है। नॉक्ड अप जॉइंट का देखेंगे तो नॉक अप जॉइंट का फिगर यहाँ पर आपको नीचे दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर देखिए आप के लिखा हुआ है। तो इस लेटर से भी आप पहचान सकते हो या फिर आप फिगर को एनालाइज करके समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जी है, जी से ग्रुप जॉइंट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको डाउन में पी मिल जाएगा, पी से पैन डाउन जॉइंट हो गया, के मिल जाएगा, के से क्या हो गया, नॉक्ड अप जॉइंट हो गया। यहाँ पर सी मिलेगा, सी से डबल ग्रुप सीम जॉइंट, सी मतलब सीम जॉइंट, तो डबल ग्रुप सीम जॉइंट हो जाएगा सी से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आपको कई बार यूज भी पूछा जाता है डबल ग्रुप सीम जॉइंट का, तो बेसिकली रूफिंग या पैनलिंग वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन द सीट मेटल वर्क। यहाँ पर बेसिकली आपको ये फिगर के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका फिगर है। तो अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, स्टेक है। कौन सा स्टेक है, तो ये हाफ मून स्टेक है, जो कि इसका आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार है, आधा चांद के आकार का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
अर्धचंद्राकार है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाफ मून स्टेक कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली जब आपको किसी मेटल डिस्क पर फ्लेंज बनाना होता है तो उसके लिए हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है। अदर स्टेक जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला आपका है फनल स्टेक। तो फनल स्टेक यहाँ आपको नीचे दिखाया गया है, ठीक है। इसका नाम फनल स्टेक क्यों है, क्योंकि इसका जो शेप है वो कैसा है, एक कीप के आकार का है, ठीक है। इसका शेप कैसा है, कीप के आकार का है, फनल के जैसा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फनल स्टेक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फनल स्टेक आपको फिगर में दिखाया गया है। फनल स्टेक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली इसका सिरा कैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सिरा भी क्या है, अर्धवृत्ताकार है। तो जब हमें किसी कीप मतलब जो कोई जो कीप होता है उसकी सीमिंग करनी हो या फिर बेंडिंग करनी हो तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं हम फनल स्टेक का। नेक्स्ट यहाँ पर बात किया जाए हैचेट स्टेक के बारे में, तो हैचेट स्टेक का फिगर यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हैचेट स्टेक का फिगर दिखाया गया है। हैचेट स्टेक बेसिकली बात किया जाए तो ये एक तरफ क्या होता है, सीधा होता है और एक तरफ से थोड़ा सा तिरछा होता है। तो बेसिकली इसका प्रयोग यहाँ पर जो आपका ये तिरछा वाला पोर्शन है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शार्प बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली प्रयोग कहाँ करते हैं, चादरों को, सीट को जब हमें शार्प बेंड करना होता है, किनारों पर मोड़ना होता है, बेसिकली बॉक्स व पेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है किस प्रकार से शार्प बेंड करके आप मोड़ सकते हैं, ठीक है, बॉक्स वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ नंबर है राउंड बॉटम स्टेक, जो कि यहाँ पर आपको फिगर में हमने दिखाया है राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है चादरों को गोलाई में मोड़ने के लिए, क्योंकि ये क्या है आपका गोलाकार है। तो जब चादरों को हमें गोलाई में मोड़ना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ये चारों स्टेक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन द रिवेटिंग। रिवेटिंग में बेसिकली पूछा गया यहाँ पर जब हम रिवेट के रिवेट को जोड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए जो आपकी जो सीट होती हैं, चादर होती हैं, यहाँ पर ही आपकी कोई एक सीट है और नीचे कोई दूसरी सीट है, इन दोनों सीटों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवेट के द्वारा जोड़ रहे हैं। तो इसके जोड़ने के बाद क्या करना है, इसको हमें टाइट करना है जिससे कि यहाँ पर लीकेज वगैरह ना हो सके। तो वही कह रहा है कि जो फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाते हैं रिवेट के द्वारा सीटों को, तो उसके लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि किसका प्रयोग किया जाता है, फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो फुलरिंग हेल्प टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट। तो यहाँ पर हमने फिगर में आपको दिखा दिया है कि फुलरिंग टूल का प्रयोग क्या करते हैं, दो सीटों को दबाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो दो सीटें हैं, प्लेट हैं, इसके किनारों को आपस में दबा करके लीक प्रूफ जॉइंट बनाया जाता है, किसके द्वारा, फुलरिंग टूल के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा कि फुलरिंग का प्रयोग करते हैं हम लीक प्रूफ जॉइंट को बनाने के लिए। एक दूसरा भी टूल होता है जिसे हम कॉकिंग टूल कहते हैं, उसके द्वारा भी लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका नीचे आएगा तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। कॉकिंग में थोड़ा क्या होता है, हमारा टूल पतला होता है, ठीक है। कॉकिंग का जो हमारा टूल होता है हल्का पतला होता है और फुलरिंग वाला टूल का हेड की चौड़ाई क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इससे भी आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीम यूज्ड इन द शीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग वर्क। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रूफिंग और पैनलिंग कार्य के लिए किस प्रकार की शीट धातु के सीम का प्रयोग किया जाता है। तो हमने ऊपर ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि डबल ग्रुप सीम जॉइंट का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, रूफिंग या पैनलिंग वर्क के लिए डबल ग्रुप सीम जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। लैप सीम, बेसिकली लैप सीम टॉप व बॉटम दो प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं। ग्रुप्ड सीम मतलब सीधी सतहों पर आपको बेसिकली वो जोड़ लगाता है, ठीक है, सीधे कर्व सतहों पर। तो डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर सीम होती हैं अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो डबल ग्रुप सीम ही पूछा जाता है रूफिंग और पैनलिंग वर्क के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच शीट मेटल इज इजिएस्ट टू जॉइंट एंड सोल्डर। जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जैसा कि आप सभी को पता है डिफरेंट प्रकार की यहाँ पर सीट का प्रयोग किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम सीट हो गया, आयरन सीट हो गया, लेड सीट हो गया,
टिन की सीट हो गई, डिफरेंट डिफरेंट यूज के अनुसार डिफरेंट प्रकार की सीट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी ऐसी सीट होती है किस मेटल की जिस पर शोल्डर और जॉइंट लगाना सबसे आसान होता है, तो वो होती है आपकी टिन्ड सीट। टिन सीट मतलब कोई भी ऐसी सीट है जिस पर आप जब टिन की कोटिंग कर देते हो वहाँ पर, ठीक है, टिनिंग कर देते हो, तो उसके बाद वहाँ पर जॉइंट लगाना, शोल्डर लगाना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। बेसिकली टिन सीट पर क्या करते हैं, टिन की कोटिंग करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि टिन सीट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बेसिकली घरेलू सामान जो होते हैं, घर की छत वगैरह होती है, फर्नेस फिटिंग हो गया, वहाँ पर टिन सीट का प्रयोग किया जाता है। लेड सीट के बारे में बात की जाए तो लेड क्या होता है, काफ़ी हैवी मेटल है, साथ ही साथ काफ़ी ये मुलायम भी होता है। लेड सीट का बेसिकली प्रयोग करते हैं जो आपके एसिड के वर्क होते हैं, जहाँ पर अम्ल के साथ हम काम करते हैं, तेजाब के साथ काम करते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। चूँकि लेड पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो तेजाब के टैंक या फ्लश पाइप बनाने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाए गैल्वेनाइज्ड आयरन के बारे में, तो बेसिकली क्या होती है, आयरन लोहे की सीट होती है जिस पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। तो जिंक की कोटिंग करने के बाद इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट के नाम से जानते हैं, ठीक है, या इसे आप GI सीट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आयरन या माइल्ड स्टील की सीट होती है आयरन की, बट मैक्सिमम केसेस में माइल्ड स्टील आप टिक करिएगा, ठीक है। तो माइल्ड स्टील की सीट होती है जिस पर क्या करते हैं हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट के नाम से या GI सीट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं या बॉक्स होते हैं, घरेलू सामान बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, बट मेनली ड्रम या बॉक्स की जो बॉडी होती है वो GI सीट से बनाई जाती है, जिससे कि उस पर जंग वगैरह न लगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है SS सीट, स्टेनलेस स्टील सीट। तो बेसिकली जो आपकी ये स्टेनलेस स्टील की सीट होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग केमिकल प्लांट में या फिर जो आपके किचन्स के बर्तन होते हैं या फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पर स्टेनलेस स्टील सीट का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। और इस पर हम निकिल और क्रोमियम की कोटिंग भी करते हैं कई बार अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सबसे इजी सीट कौन सी होती है सोल्डरिंग और जॉइंट के लिए, होती है आपकी टिन सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन द सीट मेटल वर्क। तो अभी हमने ऊपर देखा था कौन सी होती है, लेड की सीट होती है, जो कि क्या होता है, लेड सबसे आपका हैवी मटेरियल होता है, साथ ही साथ कम बहुत ही मतलब सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अब यहाँ हैवी के साथ साथ कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है सबसे लाइट कौन सा मेटल होता है, सबसे हल्का कौन सा होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे हल्का होता है और लेड क्या होता है, सबसे भारी होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग। बेसिकली रिवेटिंग करते समय हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो रिवेटिंग करते समय बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है, बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। किसका प्रयोग करते हैं रिवेटिंग करते समय, बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए प्लास्टिक वाले हैमर, तो बेसिकली सीट मेटल में जो आपके वुडन्स के मैलेट होते हैं उसके सिरों पर प्लास्टिक का मतलब एक कैप सा लगा देते हैं, तो आपका प्लास्टिक हैमर का कार्य करने लगता है, तो सीट मेटल में ही प्रयोग करते हैं। क्रॉस पिन हैमर की बात की जाए कि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब भी हमें धातु या चादर की शीट को फैलाना होता है एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब हमें राइट एंगल पर धातु को क्या करनी होती है, बेंडिंग करनी होती है, स्ट्रेचिंग करनी होती है, तो यहाँ पर स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। बट रिवेटिंग में किसका प्रयोग करते हैं, बॉल पिन हैमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ द सीट मेटल। वो कौन सा नॉच होता है जो कि 45 डिग्री एंगल पे काटा जाता है। नॉच का मतलब क्या होता है आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिकली सीट क्या होती है, अपनी एक स्टैंडर्ड साइज में पाई जाती हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार हमें क्या करते हैं, छोटे या बड़े सीट की जरूरत होती है। तो सीट को आवश्यक साइज में, जो आपका रिक्वायर्ड साइज है, उस शेप एंड साइज में जो काटने की प्रोसेस होती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को नॉच कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि 45 डिग्री पर कौन सी नॉच काटी जाती है, तो 45 डिग्री पे जो नॉच काटी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लैंट नॉच कहते हैं,
क्या कहा जाता है, स्लैंट नॉच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जब समकोण राइट एंगल पर किसी को मोड़ना होता है तो यहाँ पर स्लैंट नॉच काट करके फिर हम उसको मोड़ते हैं। अगर बात की जाए वायर नॉच की, तो वायर नॉच की बेसिकली हम कब प्रयोग करते हैं, जब हमें कहीं पर वायर डालना होता है। ठीक है, तो वहां पर हम 30 डिग्री पर कट करते हैं जो नॉच, उसी को हम वायर नॉच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए स्क्वायर नॉच की, तो स्क्वायर नॉच बेसिकली जो आपके स्क्वायर वर्गाकार बॉक्स होते हैं, मतलब जो डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पर स्क्वायर नॉच का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट नॉच मतलब सीट को एक सीधाई में काटना क्या होता है, स्ट्रेट नॉच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एजेस ऑफ सीट मेटल टुगेदर। सीट मेटल में दो एज को एक साथ जोड़कर जो हम जॉइंट बनाते हैं उसे किस नाम से जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं सीट मेटल से रिलेटेड वो एक एक क्वेश्चन के रूप में यहाँ से पूछी गई हैं। तो एज जो सीट की यहाँ पर जो फास्टनिंग है एज की, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सीम के नाम से जाना जाता है। सीम का मतलब क्या होता है, सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, सीम कहलाता है। ऊपर हमने देखा था नॉच, नॉच का मतलब क्या होता है, सीट को आवश्यक साइज में कट करना। सीम का मतलब क्या होता है, सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ना। इसके बाद यहाँ से आपसे और क्या पूछा जा सकता है, हेम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हेम बेसिकली होता है सीट के किनारों को मोड़ना, जो उसके एजेस को मोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, हेम कहते हैं। ठीक है, भी सिंगल हेम, डबल हेम या वायर हेम, डिफरेंट प्रकार के हेम भी आपके उपलब्ध होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन। व्हिच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन। जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट है जो अत्यधिक प्रतिरोध करती है, मतलब कौन सी सीट है जिस पर जंग आसानी से नहीं लगता, तो वो कौन सी सीट होती है, एल्युमिनियम सीट होती है। एल्युमिनियम वाली सीट पर जंग बहुत कम लगता है, बहुत ही मतलब ना के बराबर, बहुत लेट में लगता है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रतिरोधी होती है किसकी, कोरोजन की और एब्रेशन की, मतलब इस पे आसानी से स्क्रैच भी नहीं लगता। और बहुत ही हल्की सीट होती है, इसलिए इसका प्रयोग बेसिकली बात किया जाए तो जो एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज या बस की जो बॉडी होती हैं या फैंसी गुड्स या विंडो वगैरह में भी हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। बाकी हमने आपको ऊपर सीट्स के बारे में बता दिया है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। यहाँ पर एक कॉपर की सीट रह गई थी, तो कॉपर की सीट का बेसिकली कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग बिजली के उपकरण वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर से एक सपोर्टिंग टूल दिया गया, एक यहाँ पर स्टेक का फिगर दिया गया है। आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्टेक है, तो हम ऊपर क्लियर कर चुके हैं कौन सा स्टेक है, राउंड बॉटम स्टेक है। ठीक है, कौन सा स्टेक है, राउंड बॉटम स्टेक है। प्रयोग कहाँ करते हैं, सीट को जो हमें गोलाई में मोड़ना होता है तो वहाँ पर राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक। यहाँ से फिर से आपको एक स्टेक का फिगर देके पूछ लिया है, तो ये किस शेप में है, बेसिकली फनल के शेप में। इसका नाम क्या हो जाएगा, फनल स्टेक हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, फनल स्टेक हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फनल स्टेक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कीप की सीमिंग और बेंडिंग के लिए फनल स्टेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक शेयरिंग मशीन दिखाई गई है और शेयरिंग मशीन में एक्स के रूप में जो पार्ट को मार्क किया गया है तो उसे पूछा गया है। पिछला जो आपका पेपर था सेट 2 था, वहां पर लोअर ब्लेड को पूछा गया था, यहाँ पर एक्स मार्क किया गया था। अब इस वाले पेपर में यहाँ पर अपर ब्लेड को मार्क करके पूछा जा रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर शेयरिंग मशीन दिखाई गई है और शेयरिंग मशीन का ये कौन सा पार्ट है, तो ये अपर ब्लेड है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपर ब्लेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी बेसिक कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन। तो यहाँ पर बेसिकली जो सेफ्टी साइन होते हैं, सुरक्षा चिन्ह होते हैं, वो कितने कैटेगरी में होते हैं यहाँ पर पूछा गया। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए सेफ्टी साइन कितने कैटेगरी में होते हैं। तो सेफ्टी साइन की टोटल कितनी कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी होती है। वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है यहाँ पर देख लीजिए। पहला होता है आपका प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, इट शोज मस्ट नॉट टू बी डन। कोई ऐसा चीज जिसको करने के लिए मना किया जाए वही क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक क्या दिखाया गया, एक सिगरेट दिखाया गया है, उस पर क्रॉस लगाया गया है, मतलब नो स्मोकिंग।
यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है। बात की जाए किस प्रकार का होता है, तो बेसिकली ये सर्कुलर शेप में पाया जाता है और इसका जो बॉर्डर होता है वो लाल कलर का होता है और इस पर जो एक क्रॉस बार लगाई जाती है वो भी किस कलर में लगाई जाती है, वो भी लाल कलर में होती है। और इस पर जो फिगर बना होता है वो कैसा होता है, ये आपका फिगर ब्लैक कलर का बनाया जाएगा और इसका बैकग्राउंड कैसा रखा जाएगा, व्हाइट रखा जाएगा। तो बेसिकली किस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है। इसका जो ये बॉर्डर होगा, बॉर्डर के साथ साथ जो क्रॉस बार होगी ये दोनों रेड कलर की रहेगी, बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा, फिगर कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब उस काम को करना मना है। दूसरा हो गया मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है, ये चीजें करना आपको अनिवार्य है। सोच दैट मस्ट टू बी डन, ये काम करना आपको जरूरी है। जैसे यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया और एक हैंड ग्लव्स बनाया गया है कि यहाँ पर आपको हैंड ग्लव या जो भी प्रोटेक्शन है हाथ के लिए वो पहनना जरूरी है। जब आप किसी मशीन पर कार्य करते जाते हैं, मान लो ग्राइंडिंग मशीन हो गई, तो वहाँ पर हैंड ग्लव्स प्रयोग करके आपको उसको हैंड ग्लव्स को पहन करके ग्राइंडिंग मशीन का यूज करना है। इसका शेप की बात की जाए तो ये भी कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होता है। यहाँ पर जो सिंबल होता है ये आपका व्हाइट कलर का होता है और इसका जो बैकग्राउंड कैसा है, बेसिकली इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का रखा जाता है, नीले कलर का बैकग्राउंड होता है, व्हाइट सिंबल होता है, सर्कुलर शेप में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है, चेतावनी। आपको किसी आने वाले संभावित खतरे के बारे में यहाँ पर चेतावनी दी जाती है, वार्न किया जाता है कि आगे खतरा हो सकता है। तो ये किस शेप में होता है, तो ये बेसिकली आपका ट्रायंगुलर शेप में होता है, त्रिभुजाकार होता है। यहाँ पर बात की जाए तो जो इसका बैकग्राउंड रखा जाता है ये कैसा होता है, बैकग्राउंड इसका येलो होता है और इसका बॉर्डर कैसा होता है, तो बॉर्डर कैसा होता है, जो आपका ये मान लीजिए जो त्रिभुज आप बनाते हैं ये कैसा होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। बॉर्डर ब्लैक होता है और इसका सिंबल भी कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो बैकग्राउंड व्हाइट होगा, बॉर्डर ब्लैक होगा और सिंबल कैसा होगा, ब्लैक होगा। ये किसका है, ये है आपका वार्निंग साइन, जो किसी आने वाले संभावित खतरे के बारे में आपको बताता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपको वार्निंग साइन दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आगे यहाँ पर कोई आपका इलेक्ट्रिक या फिर शॉक का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट सिंबल की, तो यहाँ पर होता है इंफॉर्मेशन साइन, जिसे हम सूचनात्मक साइन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपको इंडिकेट करता है किसी भी चीज के बारे में, जैसे इंडिकेट्स ऑफ गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी प्रोविजन, किसी सेफ्टी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में आपको सूचना देता है। जैसे यहाँ पर आपको ये किसके बारे में दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध है। ये कैसा होता है, तो स्क्वायर शेप में होता है। ये व्हाइट सिंबल होगा किस पर, ग्रीन बैकग्राउंड पर। कैसा आपका ये जो शेप होगा ये स्क्वायर होगा, बैकग्राउंड ग्रीन होगा और इस पर जो भी सिंबल बनाया जाएगा वो कैसा बनाया जाएगा, व्हाइट बनाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन साइन हो जाएगा। टोटल कितनी कैटेगरी हैं, प्रोहिबिशन, मैंडेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम में एक यहाँ से जरूर सेफ्टी साइन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द वार्निंग साइन। यहाँ पर आपको एक वार्निंग साइन बनाया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये किसका वार्निंग साइन है। तो जैसा आपको पता है वार्निंग कैसा होता है, त्रिभुज के आकार में होता है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड येलो होता है और इसका फिगर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो यहाँ पर आपसे जो बनाया गया है ये किसके बारे में बताया गया है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये आग जैसी दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ फायर हो जाएगा, कि आग लगने के खतरे के बारे में क्या दे रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। वार्निंग सिंबल में कई सारे पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये हो गया रिस्क ऑफ फायर, दूसरा हो गया रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर शॉक हो गया, तीसरा यहाँ पर टॉक्सिक हैजार्ड हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर कोरोसिव सब्सटेंस हो गया, मतलब कोई आपका कोरोसिव है, कोरोजन है, मतलब बेसिकली एसिड वगैरह है। नेक्स्ट यहाँ पर रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन, कोई विकिरण का खतरा हो सकता है। रिस्क ऑफ लेजर बीम हो गया। रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, किसी विस्फोट के खतरे को दर्शा रहा है। ओवरहेड हैजार्ड, मतलब ऊपर से अगर कहीं आप मान लीजिए किसी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर, ऊपर हेड क्रेन वगैरह है तो कुछ लोड वहां से गिर सकता है। फिर यहाँ पर आपको है जनरल हैजार्ड, मतलब नॉर्मल किसी भी हैजार्ड, किसी भी खतरे की सूचना इस सिंबल के द्वारा, साइन ऑफ इंटरोगेशन जो सिंबल होता है इसके द्वारा दी जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पर ओवरहेड लोड दिखाया गया कि आपके ऊपर से कुछ लोड पास कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉलिंग रूफ वार्निंग से मतलब छत के गिरने की फ्रेगरेल रूफ के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्कलिफ्ट का ट्रक है उसके बारे में दिखाया गया। तो कोई एक सिंबल यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक के, रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन के, लेजर बीम के और एक्सप्लोजन के, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई एसिड टैंक्स आर मेड बाई लेड सीट। तो जो एसिड के टैंक, तेजाब के टैंक होते हैं वो लेड सीट से क्यों बनाए जाते हैं? तो ऊपर हमने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि ये लेड से क्यों बनाए जाते हैं, चूंकि लेड पर तेजाब या अम्ल का कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए किससे बनाए जाते हैं? लेड से बनाए जाते हैं। तो आशा करते हैं जो क्वेश्चन है रिलेट कर पाएंगे आप, तभी यहाँ पर आपको बेनिफिट होने वाला है। एक दूसरे से क्वेश्चन सारे क्या होते हैं? इंटर लिंक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोसिव, मतलब ये हमें क्या करता है? अम्ल से बचाता है, संक्षारक है, ठीक है, बेसिकली उसका रेजिस्ट करता है अम्ल का, इसीलिए एसिड के टैंक किससे बनाए जाते हैं? अम्ल लेड से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल शोन इन द फिगर। यहाँ पर बेसिकली आपको एक फिगर दिखाया गया है, तो ये कौन सा यहाँ पर टूल बनाया गया है? तो ऊपर ही हमने इसको डिस्कस किया था, क्या है ये? ट्रेमल है, जो कि 200 से लेकर के 1800 mm तक के आर्क या सर्किल खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, यहाँ पर एक और फिगर आपको दिखाया गया, पूछा गया है ये क्या है? तो ये बेसिकली होता है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग किसी वायर का डायमीटर चेक करने के लिए, किसी सीट की मोटाई थिकनेस चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात किया जाए तो ये 0 से लेके 36 या कहीं कहीं 0 से 40 नंबर भी आपको एग्जाम में मिलता है, और इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सीट की मोटाई या कह लो आप उसका जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा नंबर 0 है उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, और जो आपका 40 नंबर होगा उसका साइज सबसे कम होगा। ये क्या है? SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। कहाँ प्रयोग करते हैं? तो वायर का डायमीटर या सीट की थिकनेस चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्टील रूल की एक्यूरेसी के बारे में पूछा गया है। तो स्टील रूल की एक्यूरेसी कितनी होती है? 0.5 mm स्टील रूल की एक्यूरेसी होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि स्क्वायरनेस ऑफ ए सीट, किसी भी सीट की स्क्वायरनेस या चौकोरेपन की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टील रूल, रेडियस गेज या ट्राई स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हमें 90 डिग्री चेक करना होता है या फिर स्क्वायरनेस चेक करना होता है, फ्लैटनेस चेक करना होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ऐसे केसेस में हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट SWG की बात की जाए, अभी ऊपर ही हमने देखा था सीट या वायर की मोटाई चेक करने के लिए स्टील रूल बेसिकली नॉर्मल यूज के लिए, रेडियस गेज कहीं पर रेडियस आपको चेक करना है। रेडियस गेज का दूसरा नाम पूछा जा सकता है जिसे हम फिलेट गेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर। सोल्डर का मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर। जब भी हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, तो सोल्डरिंग में जो हम सोल्डर का यूज करते हैं उसका मटेरियल क्या होता है? तो बेसिकली आपका वो किसी प्योर मेटल का हो सकता है या फिर एलॉय हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। प्योर मेटल और एलॉय, शुद्ध धातु भी हो सकती है या फिर एलॉय। जैसे मान लो एल्युमिनियम है तो उसमें आपका एल्युमिनियम का ही प्रयोग कर सकते हो या उसके किसी एलॉय का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हिच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील सीट। जब बेसिकली आप स्टील सीट की सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर किस सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है स्टील की सोल्डरिंग करते समय? तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, जिसे नौसादर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जब स्टील की सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड की बात की जाए, ZnCl2, तो इसका प्रयोग बेसिकली माइल्ड स्टील की सीट, पीतल की सीट या तांबे की सीट, टिन की सीट, उस पर हम किसका प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। रेजिन, जिसे हिंदी में बिरोजा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उसकी सोल्डरिंग के लिए रेजिन का प्रयोग किया जाता है। रेजिन का आपसे कई बार एग्जाम में टेम्परेचर पूछा जाता है, तो 80 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका टेम्परेचर होता है, किसका? रेजिन का।
नेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट की बात की जाए तो बेसिकली रेजिन और ये जिंक क्लोराइड व ग्लिसरीन का मिश्रण युक्त पेस्ट होता है। इसका प्रयोग जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इक्विपमेंट जैसे रेडियो, टीवी हो गया, इनके तारों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था स्टील, तो स्टील के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिकली प्रयोग किया जाता है माइल्ड स्टील की शीट, GI शीट के लिए। जब गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो शीट होती है उस पर जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। HCl का प्रयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन द रिवेट। यहाँ पर आपको एक रिवेट दिखाया गया है, वहां पर एक्स से मार्क किया गया है, तो ये पार्ट का नाम क्या है? तो बेसिकली क्या है? ये उसकी बॉडी है। ये रिवेट की किसको दर्शाता है? बॉडी को दर्शाता है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? हमारा हेड होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? टेल होता है। बीच का भाग क्या होता है? इसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which rivet is used in the heavy structure work? जब आपको भारी संरचनात्मक कार्य करने होते हैं तो वहां पर किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है? तो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको पैन हेड रिवेट का हमने फिगर दे दिया है, जिससे कि आप देखकर रिलेट कर सकते हैं। जब भी हैवी स्ट्रक्चरल वर्क प्रयोग करना होता है, जहाँ पर स्ट्रेंथ रिवेट की ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब जो रिवेट की स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी हाई स्ट्रेंथ चाहिए होता है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है पैन हेड रिवेट का। एक आपको स्नैप हेड रिवेट के बारे में पूछा जाता है, तो स्नैप हेड रिवेट का बेसिकली प्रयोग जो जनरल स्ट्रक्चरल वर्क होता है, सामान्य संरचना वाले कार्य होते हैं, वहाँ पर स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। काउंटर संक रिवेट, जहां पर हमें क्या करना है? प्रोजेक्शन से बचना है, उभार नहीं चाहिए, सीट के ऊपर नहीं जाना है, उसके नीचे ही रहना है, बेसिकली प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, वहां पर काउंटर संक रिवेट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको बेसिकली एक दो सीट दिखाई गई हैं, ठीक है, ये हो गया, एक दूसरा हो गया, इसको हमने एक रिवेट की सहायता से जोड़ा है, तो यहाँ पर एक डिफेक्ट है इस वाले ऊपर टॉप वाले भाग में, तो इस डिफेक्ट का क्या नाम है? तो वही आपको यहाँ से बताना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर सेंटर नहीं, जो रिवेट का हेड है वो सैंक के साथ सेंटर में नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद द सैंक। जो रिवेट का हेड है ये सैंक के साथ सेंटर में नहीं है। ये हो गया आपका हेड, ये हो गया टेल, ये हो गई सैंक। तो देखेंगे ये थोड़ा सा क्या है, इस तरफ की ओर ऑफसेट है, ये सेंटर में नहीं है, तो ये क्या है? एक रिवेटिंग का दोष है। अब इससे रिलेटेड कुछ और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रिवेटिंग के फॉल्ट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपको पहला दिखाया गया है फिगर देख पा रहे होंगे, रीजन्स फॉर फॉल्टी रिवेटिंग, जो आपके रिवेटिंग के दोष होते हैं उसको हम देखेंगे। तो द होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन द लाइन। जैसे आपकी जो दो रिवेट होगी, दो सीट होगी, दो प्लेट होगी, एक टॉप प्लेट एक बॉटम प्लेट। अब इन दोनों प्लेट में रिवेटिंग के लिए होल किया जाएगा, तो ये जो आपका पहला वाला होल है और ये नीचे दूसरा वाला होल है, जब दोनों होल सेंटर में नहीं होते, एक लाइन में नहीं होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अलग आपको क्लियरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरेंस और यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस इस टाइप देखने को मिल रहा होगा। तो ये ओवरऑल दोष क्या होता है कि जब दोनों सी प्लेटों के होल लाइन में नहीं होते हैं तो इस प्रकार का दोष देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर है द सैंक और द बॉडी ऑफ द रिवेट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट बिफोर रिवेटिंग। जो बेसिकली हमने रिवेट प्रयोग किया है इन दोनों प्लेटों को, सीटों को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर जो सैंक या रिवेट की जो बॉडी हो परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ क्या है टेपर में है, तो ये दोष हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली टू मच अलाउंस, यहाँ पर जो आपका दो प्लेट को हम जोड़ रहे हैं तो रिवेट पे थोड़ा सा अलाउंस देना होता है जिससे कि उसे प्रॉपर लीक प्रूफ जॉइंट बनाया जा सके। तो जब ज़्यादा अलाउंस दे देते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ही वो बेंड हो गया है, तो इसको अधिक क्लियरेंस देने से कुछ इस प्रकार की बेंडिंग आ सकती है। और क्लियरेंस कम देने से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो रिवेट का हेड है ये क्या पूरा एकदम से बैठ सा गया है उसमें, तो ये कम क्लियरेंस देने से इस प्रकार का दोष आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर रिवेट हेड इज नॉट सेंटर्ड विद द सैंक ऑफ द बॉडी, जो कि हमारा क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो रिवेट का हेड है वो बॉडी के साथ क्या है सेंटर में नहीं है, तो इस प्रकार का दोष वहाँ पर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिखाया गया है
वो है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट और प्लेट आर नॉट ब्रॉट क्लोजली टुगेदर यूजिंग रिवेट सेट। बेसिकली जो हम दोनों प्लेट को जोड़ रहे थे तो यहाँ पर दोनों प्लेटों को जोड़ते समय हम क्या करते हैं, रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं आपस में क्लोज में लाने के लिए, दोनों को एक दूसरे के साथ बिठाने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस प्रकार का दोष यहाँ पर आता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो आपका बकलिंग बेसिकली ये होता है। तो इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट है। नेक्स्ट, बर बिटवीन प्लेट्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, इसके बीच में यहाँ पर कुछ थोड़े छोटे छोटे बर चिप्स देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, बर बिटवीन प्लेट्स है। नेक्स्ट है बर बिटवीन ड्रिल्ड होल। जो आपने यहाँ पर ड्रिलिंग होल किया है अगर उसमें ही कुछ बर रह जाए तो आपका कुछ इस प्रकार का रिविटिंग दोष यहाँ पर फिगर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपका इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन, What is tool used to form the final shape of the rivet? बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है जब भी आपको रिवेट क्या करना है, फाइनल शेप देना है, उसका फाइनल आकार बनाना है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवेट स्नैप, ऑप्शन नंबर 4। जब भी क्या है, रिवेट के हेड को अंतिम आकार फाइनल शेप देना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। डॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डॉली का बेसिकली प्रयोग किया जाता है रिवेटिंग करते समय उसके रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए डॉली का प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ड्रिफ्ट का बेसिकली प्रयोग किया जाता है जब आप रिवेटिंग कर रहे होते हैं तो दोनों होल को अलाइन करने के लिए, एक सीध में लाने के लिए, जो आपकी टॉप प्लेट है बॉटम प्लेट है, तो रिवेट लगाने से पहले दोनों होल को एक सीध में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। रिवेट सेट की बात की जाए कि रिवेट सेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोनों जो चादरें प्लेटें होती हैं उनको दोनों को आपस एक समीप लाने के लिए, जैसे आपने ऊपर दोष भी देखा था प्लेटों को एक सीध में नहीं लाया गया था, तो रिवेट सेट क्या है, रिवेटिंग करने से पहले दोनों जोड़ी जाने वाली चादरों को, प्लेटों को समीप लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। डॉली क्या है, यहाँ पर आपको बेसिकली रिवेट के हेड को सपोर्ट दे रहा है जिससे कि वहाँ पर डैमेज ना हो। ड्रिफ्ट क्या कर रहा है, ड्रिल्ड किए गए यहाँ जो होल हैं उसको अलाइन कर रहा है, एक सीध में ला रहा है। रिवेट सेट प्लेटों को एक साथ ला रहा है, चादरों को समीप ला रहा है। रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं रिवेट के हेड को फाइनल शेप यहाँ पर देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। अभी ऊपर ही हमने आपको बता दिया कि ड्रिफ्ट का प्रयोग क्या होता है, रिवेट होल को एक सीध में अलाइन करने के लिए। तो अलाइन द होल टू बी रिवेटेड, जिसमें हमको रिवेटिंग करनी है उसको अलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। कौन सा ऐसा सोल्डर है जो कि पाउडर के फॉर्म में या पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी हमने ऊपर काफ़ी अच्छे से देखा है। जो आपका यहाँ पर बेसिकली NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है, इसको हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली इसको हम पाउडर फॉर्म में प्रयोग करते हैं। किसको, अमोनियम क्लोराइड को। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक्स मार्क किया गया है जो आपका एक रिवेटिंग टूल है, तो क्या है, तो इसको हमने आपको बताया था कि ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कॉकिंग टूल के बारे में। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बेसिकली कॉकिंग टूल के नाम से जाना जाता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो आपके प्लेट हैं इनके प्लेट के किनारों को दबाने के लिए, ठीक है, या फिर कह सकते हो रिवेट के हेड को, रिवेट का जो यहाँ पर हेड है उसको प्लेट के एज के साथ दबाने के लिए, जिससे कि यहाँ पर आपका लीक प्रूफ जॉइंट बनाया जा सके। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कॉकिंग टूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक और आपको दिखाया जाता है जिसे फुलरिंग टूल कहते हैं, तो उसके यहाँ पर चौड़ाई थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वो केवल मतलब जो भी आपका रिवेट का मतलब साइज है ना, इसी के साइज के बराबर होगा तो क्या होगा, आपका वहाँ पर फुलरिंग टूल हो जाएगा। अगर उसे छोटा है, थोड़ा सा पतला वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉकिंग टूल हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। दोनों का प्रयोग बेसिकली लीक प्रूफ जॉइंट ही बनाना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉकिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग टू मेटल पार्ट विथ थर्ड
दैट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जब धातु के दो पुर्जों को जोड़ना होता है तो किसी तीसरे जोड़ने वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसका कलांक जोड़े जाने वाली धातुओं से कम होता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे बेसिकली क्या कहते हैं? सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? सोल्डरिंग कहा जाता है। सोल्डर बेसिकली टिन और लेड का मिश्रण होता है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टिन और लेड का मिश्रण होता है, और इसका बेसिकली जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? नीचे होता है, कम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हिच स्पेल्टर इज यूज्ड फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट ब्रेजिंग। किसका प्रयोग? बेसिकली यहाँ पर एक नया शब्द दिया गया है, स्पेल्टर। स्पेल्टर बेसिकली क्या होता है? ये हार्ड सोल्डर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेल्टर के नाम से जानते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, इसमें बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है फ्लक्स के रूप में। ठीक, ये बेसिकली एक परमानेंट अस्थाई फास्टनर के अंतर्गत आता है। और जो सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग किस प्रकार का फास्टनर है? तो ये टेम्परेरी फास्टनर होता है। अब यहाँ पर जब आपको किसकी स्पेल्टरिंग करनी है, सोने के आभूषणों की हमें ब्रेजिंग करनी होती है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस केसेस में सिल्वर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर सोल्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द ब्रेजिंग ऑपरेशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक अफेक्ट। बेसिकली जब आप सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग कोई भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं मेटल ज्वाइनिंग वाली, तो हाँ हम कहाँ पर करते हैं? बेसिकली ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है? यहाँ पर वायु मौजूद है, डिफरेंट प्रकार की गैसें होती हैं। तो जब ये गैसें क्या होंगी? हमारे यहाँ ट्रैप हो जाएंगी बेल्ट ज्वाइनिंग करते समय। तो जब हमारा कूल डाउन करेगा मेटल, तो ये गैसें जब बाहर निकलती हैं तो वहाँ पर होल का निर्माण करते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का, जिससे क्या दोष आता है? वहाँ पर पोरोसिटी का दोष आता है। तो इससे बचने के लिए जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है, गैसें हैं, उससे बचने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है फ्लक्स का। किसका प्रयोग करते हैं? फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? जिस भी सरफेस पर हम सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वैसे सबका अलग अलग होता है। यहाँ पर सोल्डरिंग की बात की जाए या ब्रेजिंग की बात की जाए तो उसमें जो आपका फ्लक्स होता है ये ऑक्सीडेशन से बचाता है और जोड़ को क्या करता है? काफ़ी मजबूत करता है, और इससे फ्लक्स के द्वारा जो आपका सोल्डर होता है वो भी पूरे सरफेस पर ईजिली से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर आपको वेल्डिंग जॉइंट के बारे में पूछा गया है कि ये किस प्रकार का जॉइंट है। तो बेसिकली आपका क्या है? कॉर्नर जॉइंट दिखाएगा, और कॉर्नर में भी क्या है? ये आधा देख पा रहे होंगे आपका, ये क्या है? ओपन है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आधा क्या है? खुला है, और आधे पर ही जॉइंट लगाया गया है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके रेफरेंस के लिए हमने आपको यहाँ डिफरेंट प्रकार के जो जॉइंट्स हैं उसके फिगर यहाँ पर दिखाए हैं। आप इसको देख करके, यहाँ पर पहला आपको जो दो सीट जोड़ी जा रही हैं, जो उनको आपस में क्लोज ला करके एक साथ रख के जोड़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बट जॉइंट हो गया। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जोड़ते हैं तो आपका लैप जॉइंट हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टी के रूप में जोड़ा जा रहा है तो ये टी जॉइंट हो गया। ये आपका कॉर्नर जॉइंट हो गया, बट ये क्या है? फुल कॉर्नर जॉइंट है। और दूसरा यहाँ पर आपको दिखाया गया है एज जॉइंट। तो ये डिफरेंट प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, शीट मेटल में प्रयोग किए जाते हैं धातुओं को जोड़ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब ये था आपका 38 क्वेश्चन जो था, ये आपका किससे था? ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन थे 38। नेक्स्ट यहाँ पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन WCS के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक कितना होता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी हमारा उबलने लगता है। तो आप सभी को पता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी आपका उबलने लगता है, भाप के रूप में परिवर्तित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट मीन्स क्या होती है? धारा होती है। तो धारा की इकाई क्या होती है? तो धारा की इकाई होती है एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर।
कंडक्टर क्या होता है, चालक होता है। तो किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसी को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, या आप कह लो अंग्रेजी में करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी कंडक्टर मटेरियल है, कोई भी आपका चालक मटेरियल है, तो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को करंट या फिर धारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the side of a square whose area is 625 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक वर्ग है, उसकी भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है। तो बेसिकली वर्ग क्या होता है, कुछ इस प्रकार से शेप में होता है, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं वर्ग का, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसके भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बेसिकली भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। भुजा मतलब आपकी कोई भी जो साइड है ए है, ये क्या होती है, सभी साइड में बराबर होती है। तो अगर इसका आपको एरिया निकालना होता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया बेसिकली हम निकालते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एरिया दिया गया है, क्या निकालना है, साइड निकालना है, तो एरिया का क्या हम करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अब जो आप 625 है, 625 का रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसीलिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको 30 तक के वर्ग और 15 तक के घन याद होने चाहिए, जिससे कि इजीली आप एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो और कैलकुलेशन की जरूरत आपको वहां पर नहीं होगी। ध्यान में क्या रखना था कि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर। परिमाप कैसे निकाला जाता है, तो चारों साइडों का जो योग होता है, या कह दो 4 गुणे भुजा, तो उसका क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, भुजा मतलब ए हो गया। तो ये क्या हो जाता है, उसका परिमाप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है एक आयत की। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे लंबाई आपस में बराबर होगी, चौड़ाई आपस में, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर होगी। अब इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अगर इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होती है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, या चारों साइडों को आपस में जोड़ लो, परिमाप निकल जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, तो क्षेत्रफल में बेसिकली उसकी लंबाई को गुणा किया जाता है उसकी चौड़ाई से। तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, 10 को 8 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल मशीन। कोई सिंपल मशीन, साधारण जो मशीन होती है, उसमें हम मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या कह लीजिए जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो होता है उसका अनुपात क्या कहलाता है, तो उसका अनुपात उसकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। कोई भी मशीन हो उसमें जब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो आपका अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका इफिशियंसी। उस मशीन की क्या है, दक्षता को दर्शाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक प्रिज्म दिखाया गया और पूछा गया है किस प्रकार का प्रिज्म है। तो सेट 2 में भी इस प्रकार का सेम क्वेश्चन था, हमने आपको बताया था किसके लिए आपको ऊपर वाले फिगर को देखना है कि ये कौन सा शेप है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 साइड है। इसमें टोटल कितनी साइड हैं, 6 साइड है, मतलब एक हेक्सागन का निर्माण कर रहा है। अब इसी को एक्सट्रूड कर दिया गया है अलोंग द जेड एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम, हेक्सागोनल प्रिज्म कहेंगे। क्या हो गया, हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। स्क्वायर प्रिज्म के लिए 4 साइड होना चाहिए, पेंटागन के लिए 5 साइड होना चाहिए, ट्रायंगुलर के लिए 3 साइड होना चाहिए। कल हमने आपको फिगर से इसको अच्छे से क्लियर किया था अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी बेसिकली अपने सेट 2 में इसको हमने क्लियर किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाया गया, एक टूल पूछा गया है, ये क्या है, तो बेसिकली इसे क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर कहते हैं, जिसका प्रयोग किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए या फिर उसकी स्क्वायरनेस 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
फिलर गेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है मैचिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस या गैप चेक करने के लिए। इसे थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये किसका फिगर है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये किसका फिगर है, बॉल पिन हैमर। ये ऊपर वाला जो आप देख पा रहे हैं ये पिन किसके शेप में है, बॉल के शेप में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर हो जाएगा, जिसका बेसिकली प्रयोग कहाँ है, रिवेटिंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पर आपको एक और फिगर दिया गया है, पहचानना है कि ये किसका टूल है, तो आप सभी को पता होगा ये किसका टूल है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, कटिंग प्लायर है। क्या है, कटिंग प्लायर, काटने वाला सरौता हिंदी में कहते हैं, बट आपका बेसिकली इंग्लिश नाम क्या है, कटिंग प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको एक टूल दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा यहाँ पर आपको पेपर मतलब टूल दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली आपको एक हैमर दिखाया गया। ये हैमर किसका है, वुडन हैमर है। तो वुडन हैमर को हम क्या कहते हैं, मैलेट के नाम से जानते हैं। हिंदी में लिखा गया है लकड़ी का हथौड़ा, या अंग्रेजी में इसको आप मैलेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक और फिगर यहाँ आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक रिंच दिखाई गई है, स्पैनर दिखाया गया, आपको बताना है कैसा है। तो दोनों साइड पर क्या है, खुला है, ओपन है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको हम ओपन इंडेड स्पैनर के नाम से जानते हैं। ओपन इंड स्पैनर बेसिकली डबल ओपन इंड स्पैनर है, दोनों साइड पर ये ओपन है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नट बोल्ट को ओपन क्लोज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच वन इज नॉट ए कंजक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कंजक्शन नहीं, कंजक्शन मतलब जोड़ने वाला नहीं है। तो एंड के द्वारा भी दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, और के द्वारा भी जोड़ा जाता है, बट के द्वारा भी जोड़ा जाता है, लेकिन ऑन के द्वारा दो सेंटेंस को जोड़ा नहीं जाता। ऑन क्या है, कंजक्शन नहीं है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। बाकी एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ठीक है, ये क्या है, तीनों आपके कंजक्शन है, दो जो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। यहाँ पर पूछा गया है कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। भूमिका मतलब मान लो कहीं पर कोई प्ले हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, इसमें आप कोई रोल करते हैं, तो उसका कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन क्या है, बिल्ड कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस पैदा करता है। मान लो कहीं पर कोई ड्रामा हो रहा है, ऑडियंस के सामने आपने कोई वहाँ पर रोल प्ले किया है, तो उससे पब्लिक के सामने बोलने से, स्टेज पर जाने से आपके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आप लोगों के सामने इस प्रकार से बोल सकते हैं, या आप में ये टैलेंट है। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट, डेवलप लिसनिंग स्किल, ये भी ठीक है। आपके अंदर क्या होता है, सबके अपने अपने डायलॉग होते हैं, तो आपको दूसरे वाले को सुनना होता है, फिर आपको अपना बोलना होता है, तो इससे आपका स्किल पैदा होता है, डेवलप लर्निंग स्किल, ठीक है, लिसनिंग स्किल। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेफिनेटली इससे क्या होता है, आपको डिफरेंट प्रकार की चीज़ें करनी होती हैं, तो इससे आप डिफरेंट प्रकार के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। टीम लीडरशिप भी आपके अंदर डेवलप होती है। डेवलप बोर्डनेस, नो यहाँ पर यह गलत है, बोरियत पैदा नहीं करता, बाकी ये क्या होता है, फन होता है, काफ़ी लर्निंग होती है रोल प्ले करने में, ना कि उसमें बोरियत होती है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्वर नहीं है, तो आप सभी को पता है ए ई आई ओ यू स्वर होता है, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है यफ, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्वर नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिक्विटी। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, मतलब कार्यालय का कौन सा एक अच्छा चीज़ है जो कि कार्यालय में होना चाहिए। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, किसी एक मतलब किसी को औपचारिक रूप से, औपचारिक का मतलब जो वहाँ पर ड्रेस, आपका ड्रेस कोड है, जो वहाँ पर पोशाक बताई गई है उस हिसाब से पहनना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना, ये गलत है। आप कहीं भी हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, कहीं आप पढ़ाई में हो, कहीं भी हो, आपको समय का पाबंद होना चाहिए। अगर आप समय की वैल्यू नहीं करते हैं तो कहा जाता है आज आप समय की वैल्यू नहीं करते हैं तो कल समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो काम के लिए आपको समय का पाबंद होना बहुत ही ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट है कि एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, ये गलत है। जब आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मोबाइल की रिंगटोन होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। बेसिकली आपका कोई सॉन्ग वगैरह ना हो के कोई बीप साउंड वाला रिंगटोन होना चाहिए, जिससे कि अदर कॉलीग्स जो आपके साथ वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो। मान लो आप किसी मीटिंग में हो, कोई गाना बज गया, चल छैया छैया छैया, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा एक माहौल बेकार हो जाता है। तो कोई नॉर्मल सा बीप साउंड वाला, वाइब्रेशन वाला यहाँ पर आपका रिंगटोन होना चाहिए, ना कि फैंसी रिंगटोन होना चाहिए। नेक्स्ट, वन शुड लिसन वंस वर्क प्लेस, वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, तो किसी भी व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, ये गलत है। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर जब साफ सफाई की बात आती है तो लोग किसका एग्जाम्पल देते हैं, कुत्ते का एग्जाम्पल देते हैं कि हमें कम से कम कुत्ते से सीखना चाहिए कि वो जहाँ बैठता है अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखता है, साफ करके बैठता है। तो व्यक्ति को भी, कोई भी व्यक्ति है तो जहाँ पर वो काम करता है कहीं भी हो तो उसे आसपास सराउंडिंग को क्या करना है, साफ रखना, उसको गंदा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन द मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो एक दूसरे के समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है वो कौन सा शब्द होता है जो कि बोलने में क्या है, दोनों एक समान होते हैं लेकिन उन दोनों का मतलब क्या होता है, अपना अलग अलग होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने आपको एक अलग से स्क्रीनशॉट दिया है कि इससे आप लोग समझ सकते हैं इन सभी बेसिकली टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो यहाँ पर पूछी गई हैं। बेसिकली वो क्या होता है वो आप भी यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पर आपको होमोफोन। होमोफोन का मतलब क्या होता है, वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड ऑफन डिफरेंट स्पेलिंग। तो इसका मतलब क्या है, होमोफोन ऐसे शब्द होते हैं जो कि सेम साउंड करते हैं, मतलब उच्चारण उन दोनों का एक समान होता है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक समान होता है, लेकिन डिफरेंट इन मीनिंग, उन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। एंड ऑफन डिफरेंट स्पेलिंग, और उनका स्पेलिंग भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो होमोफोन क्या होते हैं, होमोफोन ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन एक समान होता है लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल टू, TO2, TWO2, TOO2, इन तीनों का अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखो, उच्चारण देखो तो क्या है, टू ही है। TO2, TWO2, TOO2, तो इन तीनों का मतलब क्या है आपका, मतलब उच्चारण तीनों का क्या है, टू ही है, लेकिन सबका अपना स्पेलिंग भी अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, होमोफोन कहते हैं। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, होमोफोन हो जाएगा। टू आपका बेसिकली एक कंजक्शन है, TWO2 का मतलब दो हो जाएगा, TWO2 का मतलब बहुत अधिक होता है, जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है वो है होमोग्राफ। होमोग्राफ का मतलब क्या होता है, तो वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड समटाइम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, मतलब ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग क्या होती है, एक समान होती है, ऊपर क्या था, स्पेलिंग अलग था, प्रोनाउंसिएशन सेम था। यहाँ पर होमोग्राफ में क्या है, उनकी स्पेलिंग तो सेम है लेकिन उनका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, और उनका कई बार प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस हो सकता है, बट स्पेलिंग क्या है, सेम है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, होमोग्राफ कहते हैं। जैसे लीड, LEAD, लीड, लीड मतलब क्या होता है, एक लीडरशिप वाला लीड होता है, किसी को गाइड करना, और एक होता है लेड, LEAD, लेड। लेड क्या होता है, एक आपका मेटल होता है, जो कि इसी पेपर में हमने कई बार डिस्कस किया है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी हैवी होता है। तो दोनों की स्पेलिंग ही क्या है, दोनों की स्पेलिंग LEAD है। तो लीड एक तो हो गया आपका, लीड मतलब टीम को लीड करना, लीडरशिप वाला, किसी को गाइड करना। दूसरा लेड हो गया, उसका क्या हो गया, आपका एक मेटल है। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है DIPTHONG, डिप्थोंग। डिप्थोंग का मतलब क्या है, तो उससे पहले यहाँ पर सिलेबल को आपको समझना जरूरी है। उससे पहले तो सिलेबल क्या है, ये यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज वन ओबल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कंसोनेंट फॉर्मिंग ये होल वर्ड और ए पार्ट ऑफ वर्ड। ये बेसिकली इसके सिलेबल का कहने का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मतलब दो तीन
अक्षरों को एक साथ हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वहां पर किसी एक ओवेल का साउंड आता है, किसी एक स्वर का साउंड आता है, और उसके बाद में आपका कॉन्सोनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है वाटर। अब वाटर में क्या है, यहाँ पर बेसिकली दो यहाँ पर शब्दांश हैं, दो सिलेबल हैं, वा और टर, WATER। तो WA को हम एक साथ पढ़ रहे हैं वा वा, तो यहाँ पर आपका एक ओवेल आ गया। TER टर, यहाँ पर भी आपका एक वोवेल आ गया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है वो पहले वाले में, उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। तो WA वा, TER टर, तो इसको हम एक साथ पढ़ रहे हैं वा टर, वा को अलग टर को अलग, तो WA वा एक साथ एक सिलेबल हो गया, TER टर का एक अपना अलग सिलेबल हो गया। तो यही क्या है आपका सिलेबल। जब दो या दो से अधिक अक्षरों को एक साथ पढ़ा जाए तो इसी को क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। इसी से मिलता जुलता आपका डिफ्थोंग भी है, ठीक है। तो ये साउंड मेड बाय कंबाइनिंग टू ओवेल। तो डिफ्थोंग क्या है, बेसिकली दो ओवेल को एक साथ मिलाकर जो साउंड किया जाता है वही आपका क्या है, डिफ्थोल है। सिंगल सिलेबल वेयर द साउंड बिगिन एज वन ओवेल एंड ग्लाइड्स इनटू अदर, मतलब एक दूसरे में क्या होते हैं, वो मिश्रित होते हैं। जैसे OY साउंड इन द बॉय, जैसे बॉय, बॉय में क्या है OY दोनों वाई, ये दोनों क्या है आपस में एक ही साउंड कर रहे हैं, दो ओवेल मिलकर एक ही साउंड बना रहे हैं, तो क्या है डिप्थोंग है। जैसे आपका साउंड आउट, आउट में क्या है OU को आउ आउ, यहाँ पर बॉय में आओ बॉय बॉय, तो OY एक साथ है, यहाँ पर आउट में OU एक साथ है, तो क्या हो गया आपका डिप्थोंग हो गया। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको होमोफोन या फिर होमोग्राफ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट फर्दर पूछ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि उच्चारण में समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, होमोफोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, क्या कर सकता है, डेडिकेशन या फिर डर या फिर एंगर या फिर शर्म। तो क्या जो आपका डर है वो आपको अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा, नहीं। आपका क्रोध आपको मदद करेगा, नहीं। आपका शर्म आपको अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा, नहीं। जो आपकी डेडिकेशन या निष्ठा होती है किसी चीज़ को सीखने की, वो आपको क्या कर सकती है, मदद कर सकती है आपको अंग्रेजी सीखने में। तो डेडिकेशन कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। तो बेसिकली एक क्वेश्चन है कि इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगेगा, एक आपका प्रश्नवाचक साइन जो क्वेश्चन मार्क है वो लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द कैपिटल लेटर यूज्ड। बेसिकली जब कोई भी हम शब्द लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में हम कैपिटल लेटर का प्रयोग कब करते हैं, बड़े अक्षर का प्रयोग कब करते हैं, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के शुरुआत में, जैसे आप यहीं देख लो, या आपको सेंटेंस लिखा है व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, तो यहाँ व्हेन का सबसे जो पहला अक्षर W है, W को क्या लिखा गया है, कैपिटल में लिखा गया है, बाकी अक्षर को स्मॉल में लिखा गया है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर पहला लेटर कैपिटल होता है, बिल्कुल सही है। नेम ऑफ ए पर्सन, जब किसी आदमी का नाम लिखते हैं, मान लो राम श्याम कुछ भी लिख रहे हैं, तो राम का जो हम RM राम लिखते हैं तो R क्या है, कैपिटल में है। सीता है तो SITA कैपिटल में हो गया, बाकी स्मॉल में हो गया। तो नेम ऑफ द पर्सन ये भी सही है। प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम, मान लो हम दिल्ली लिख रहे हैं तो दिल्ली में DELHI, तो यहाँ पर D क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो इसी प्रकार से जो हम किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम लिखते हैं, कोई सेंटेंस शुरुआत करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर उसका पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द है जो कि डिस्क्राइबिंग है, जो कि किसी के बारे में क्या कर रहा है, कुछ डिटेल बता रहा है। ऑप्शन है ईट, रिपेयर, हॉट या फिर सोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉट, गरम।
कैसे हो जाएगा देखते हैं। तो द वर्ड हॉट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये बेसिकली ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि हमने यहाँ पर पुट कर रखा है। सो द वर्ड हॉट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, हॉट क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसी बारे में बताता है, किस प्रकार का एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता को बता रहा है। इट डिस्क्राइब द टेम्परेचर और कंडीशन और समथिंग सच एज हॉट सूप, जैसे कि हॉट का मतलब क्या है, एक कंडीशन को बता, जैसे मान लो चाय है तो चाय गर्म है या ठंडी है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है सूप का, तो सूप क्या है, ठंडा है या गर्म है, कैसा है, तो उसकी स्थिति को बता रहा है, वो क्या है, हॉट है। अदर ऑप्शन की बात की जाए, ईट, ईट क्या है, ईट एक आपका एक्शन वर्ड है जो कि बता रहा है कि आप खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो ईट एक वर्ब है जो कि खाने के बारे में बता, मतलब खाना एक एक्शन वर्ड हो गया, ठीक है। एक आपका है एक्शन है। रिपेयर क्या है, आपका वर्ब है, ये भी आपका क्या है, एक एक्शन वर्ड है। सूप की बात की जाए तो आपका एक नाउन है, किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम है। बट हॉट क्या है, हॉट एक आपका एडजेक्टिव है जो उसकी कंडीशन को बताता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन समवन सेज थैंक यू, जब आपको कोई क्या कहता है, धन्यवाद, तो हमें उसे रिप्लाई में क्या करना चाहिए, हमें उत्तर क्या देना चाहिए। ऑप्शन है, आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए या योर वेलकम बोलना चाहिए या बाय बाय या हाउ आर यू बोलना चाहिए। तो आपको क्या कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए योर वेलकम। जब भी आप कोई चीज़ मान लो किसी की मदद करते हो तो उसने आपको क्या कहा, थैंक यू फॉर द हेल्पिंग, तो आपको क्या कहना चाहिए, आपको भी बदले में थैंक यू कहना चाहिए, नहीं, आपको थैंक यू नहीं कहना। आपको थैंक यू कब कहना है, जब आपकी कोई कुछ मदद करता है, कोई हेल्प करता है, तो आपको थैंक यू कहना है। थैंक यू का रिप्लाई क्या होगा, आप योर वेलकम से देंगे। बाय बाय मतलब कहीं जाते समय। हाउ आर यू, जो आप किसी से मिलते हैं उसका हाल चाल पूछना है तो वहाँ पर आप हाउ आर यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑड वर्ड, यहाँ पर आपको विषम का चुनना है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। प्लीज, सॉरी, पेपर या थैंक्स, तो यहाँ पर आपका पेपर गलत हो जाएगा जो कि यहाँ पर इससे मैच नहीं कर। बाकी जो प्लीज है, सॉरी है, थैंक्स है, ये आपके डे टू डे के ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि प्रयोग किए जाते हैं बोलचाल में, जबकि पेपर क्या है, पूरा अलग शब्द है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम ए बिल्डर, आई वर्क विथ, तो मैं एक बिल्डर हूं, तो मैं किसके साथ काम करूंगा, तो बिल्डर है बेसिकली किसके साथ काम करेंगे, बिल्डिंग टूल के साथ काम करेंगे, ना कि नेल पॉलिश के साथ काम करेंगे, ना कि रोबोट के साथ और ना ही लैपटॉप के साथ। बिल्डर है तो बिल्डर किसके साथ काम करेगा, बिल्डिंग टूल के साथ काम करेगा। नेक्स्ट, टूडेस वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है, आशापूर्ण होने जा रहा है, गलत है। ब्लू नीला होने जा रहा है, गलत है। बहुत जरूरी, नो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वार्म, आज का मौसम क्या होने जा रहा है, गर्म होने जा रहा है। आप बेसिकली वेदर की कंडीशन बता रहे हो कि मौसम गर्म है कि ठंडा है कि बारिश होने वाली है, तो यहाँ पर आज का मौसम गर्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड व्हेन डिनोट्स, व्हेन का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो व्हेन बता दो, मान लो आप वहां कब गए, ठीक है, When did you go there, तो when बेसिकली क्या डिनोट करता है, किसी समय के बारे में बताता है, कब, सॉरी जब या कब, ठीक है। when का दोनों मतलब होता है, जब भी होता है और कब होता है। तो जब और कब किसको दर्शाते हैं, समय को दर्शाते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। प्लेस की बात की जाए तो प्लेस को कौन दर्शाता है, तो प्लेस को दर्शाता है where, ठीक है। अगर आपका वेयर पूछा जाए तो वेयर किसको दर्शाता है, प्लेस को दर्शाता है, जबकि व्यक्ति को क्या दर्शाता है, हु दर्शाता है, ठीक है। हु या हुम आपके व्यक्ति को दर्शाता है या चीजों को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राहुल इंजॉय, राहुल इंजॉय करता है विथ हिज पेट, अपने पेट डॉग, अपने पालतू कुत्ते के साथ राहुल किसमें एंजॉय करेगा, प्लेइंग खेलने में या राइटिंग लिखने में या डूइंग करने में या वॉशिंग धुलने में। तो राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या एंजॉय करेगा, खेलने में एंजॉय करेगा, इन प्लेइंग, ना कि राइटिंग, राइटिंग करेगा नहीं कुत्ते के साथ कोई, और डूइंग करेगा नहीं, वॉशिंग करेगा नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेइंग, खेलने में एंजॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यूज एटसेट्रा इज कॉल्ड, जब हमें हमारे व्यक्ति का स्पष्ट विचार रखने की ताकत,
कमजोरियों, विचारों, विश्वास, प्रेरणा आदि के बारे में पता होता है। मतलब कहने का मतलब है हमें हमारी वीकनेस पता है, हमारी कमजोरी पता है, हमारी स्ट्रेंथ पता है, हमारी ताकत क्या है, हम किस पर विश्वास करते हैं, किससे मोटिवेशन लेते हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सभी आती हैं सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपकी पहचान को गठित करने के लिए नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी, कौन सा आपकी पहचान के बारे में बेसिकली सही नहीं है? नेक्स्ट इसका ऑप्शन है ओपिनियंस, वैल्यूज, लाइक्स, मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क स्कोर्ड इन द एग्जाम। ये आपकी पहचान को नहीं बताएगा। आपका ओपिनियन क्या है ये आपकी पहचान को बताता है, आपके वैल्यूज क्या हैं, आपके लाइक डिसलाइक क्या हैं, ये आपके बारे में व्यक्तिगत मतलब आपके व्यक्तित्व को मतलब समझने में ये सारी चीज़ें योगदान करती हैं, ना कि मार्क स्कोर्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क स्कोर्ड इन द एग्जाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर डैश 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 क्या है? एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये क्या होता है? आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ होती है, या आपकी पर्सनल वीकनेस होती है, या आपके अपॉर्चुनिटीज होते हैं, या आपके थ्रेट्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा पर्सनल स्ट्रेंथ, जो आपकी ताकत होती है, आपकी व्यक्तिगत ताकत होती है, ये आपको मदद करती है किसमें? आपके पास जो क्षमता होती है उसके विकास के लिए, आपके कैरियर में, जॉब में अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ मदद करती है। और जो वीकनेस होती है ये क्या करती है? ये रोकती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। डैश 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 आर द क्वालिटीज दैट आर कंसीडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन। डैश 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 ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की ज़रूरत है। तो क्या होती है? पर्सनल वीकनेस होती है। जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है जिससे कि उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। यहाँ पर कौन सा उदाहरण है जो कि आपकी व्यक्तिगत कमजोरी को दर्शाता है? पहला कॉन्फिडेंस, नहीं, कॉन्फिडेंस आपका पॉजिटिव होता है। आलसी होना, तो आलसी होना क्या है? यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलसी क्या है? आपके वीकनेस को दर्शाता है, आपकी कमजोरी को दर्शाता है। जबकि कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग और एक्टिव ये सभी क्या है? आपके पर्सनल जो आपकी पॉजिटिव व्यक्तिगत स्ट्रेंथ होती है, पर्सनल स्ट्रेंथ होती है, उसको दर्शाता है। जबकि बीइंग लेजी, आलसी होना आपके निगेटिव, आपकी कमजोरी, वीकनेस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्स आर टू टाइप। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली ये 2 होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। दीर्घकालिक गोल और अल्पकालिक गोल, ये 2 प्रकार के गोल होते हैं। और आपके जीवन में भी 2 प्रकार के गोल होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। जैसे मान लीजिए जब आप पढ़ाई ही करते हैं तो पढ़ाई करते समय किसी भी सिलेबस को फिनिश करने के लिए आपके पास 2 होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए। जैसे हमको इस चैप्टर को 1 दिन में पढ़ के ख़त्म करना है, इस टॉपिक को 1 दिन में ख़त्म करना है, पूरी बुक को हम 1 दिन में नहीं ख़त्म कर सकते, तो पूरा बुक क्या हो गया? हमारा 1 साल का गोल हो गया, तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। लेकिन एक चैप्टर क्या हो गया? एक चैप्टर आपका 1 वीक का हो गया, तो 1 वीक का गोल हो गया। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गई तो 1 दिन की हो गई, तो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म गोल हो गया। तो इसी प्रकार से जीवन के 2 लक्ष्य होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है? ऑप्शन दिया गया है, आनंद की अनुभूति है, आश्चर्य की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, या निराशा की भावना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। जो निराशा की भावना होती है वही क्या होती है? तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। इसके लिए हमने यहाँ पर आपको एक PDF भी दिया हुआ है, सॉरी एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि तनाव वह मानसिक या शारीरिक दबाव है जो तब महसूस होता है जब हम किसी चुनौतीपूर्ण या मुश्किल परिस्थिति का
सामना करते हैं। बेसिकली जब हम किसी चुनौतीपूर्ण और मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो हमें जब शारीरिक या मानसिक दबाव महसूस होता है तो उसी को क्या कहते हैं, तनाव कहा जाता है। ये किसी भी स्थिति में हो सकता है, जैसे काम का दबाव हो, जहाँ पर भी आप काम करते हैं वर्कलोड ज़्यादा हो गया, उसका दबाव है, उसकी वजह से आपको मानसिक शारीरिक पीड़ा, वो आपका स्ट्रेस हो गया, या परिवार में कोई समस्याएं हैं तो उससे भी स्ट्रेस हो सकता है, या आपको हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, शारीरिक कोई समस्या है, चिंता है, तो भी क्या हो गया, आपका स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है। अब स्ट्रेस के जो सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, चिंता करना, चिड़चिड़ापन होना, शरीर में थकान, सिर दर्द, नींद ना आना, तो ये सभी क्या हो सकती है, ये सभी स्ट्रेस या तनाव के लक्षण होते हैं। इसको आप दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए और माइंडफुलनेस जैसे उपाय कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मतलब आप प्रेजेंट में जीना सीखे। ठीक, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये सभी आपका स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से स्ट्रेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? Which of these is a sign of good stress? इसमें इट प्रिवेंट यू फ्रॉम पुशिंग योर गोल, यह आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकता है, गलत है, ये निगेटिव का है। यह खुद पर शक करता है, इट मेक्स यू डाउट योर सेल्फ, या फिर डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस और स्लीप, लंबे समय तक तनाव या नींद की कमी नहीं होती, या मेक यू फिजिकली इल और कॉज पेन, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है, या फिर दर्द का कारण बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस और स्लीप। जो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, इससे आपको तनाव या नींद की कमी नहीं होगी, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर, अगर अदर ऑप्शन की बात की जाए तो जैसे लक्ष्यों का पीछा करने से, तो ये गुड नहीं है, बैड होता है। खुद पर शक, ये भी बैड होता है। ठीक है, अपने शारीरिक रूप से बीमार बनाता है, ये भी क्या होता है, बैड स्ट्रेस होता है। अगर यही दिया जाता है कि लंबे समय तक तनाव या नींद की कमी होती है, तो ये भी बैड का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है नहीं होती है। ठीक है, तो फिर किस में आ गया, गुड स्ट्रेस के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर। वो मतलब गतिविधि जो आपको तनाव से रोकती है या तनाव को कम करती है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर? तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एक गतिविधि है जो कि स्ट्रेस बस्टर नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, या समय, गुड टाइम, गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर सोना, या लिसनिंग टू म्यूजिक, गार्डनिंग। तो यहाँ पर बात की जाए तो जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि लंबे समय तक किसी समस्या के बारे में सोचते रहना, तो लंबे समय तक जब आप समस्या के बारे में सोचोगे तो आप उस समस्या से बाहर नहीं निकल पाओगे, बार बार उस समस्या को लेकर के आपको शारीरिक और मानसिक दबाव फील होगा, आप स्ट्रेस में रहोगे। तो इससे आपका स्ट्रेस दूर नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेस और आपका बढ़ जाएगा। तो इसे हम स्ट्रेस बस्टर के अंतर्गत नहीं रखते। बाकी गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर भी समय से सोना, या म्यूजिक सुनना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, गार्डनिंग करना, कोई आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स है उसको खेलना, तो ये सभी क्या है, स्ट्रेस को दूर करने के, स्ट्रेस बस्टर के आपके कुछ उपाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, माइंडफुलनेस क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ऊपर हमने आपको बताया था माइंडफुलनेस के बारे में। तो माइंडफुलनेस बेसिकली क्या होती है, तो इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो माइंडफुलनेस बेसिकली क्या होती है, एक क्षमता होती है जिससे कि आप प्रेजेंट में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं। किसी चीज़ पर, कोई टॉपिक पर बात चल रही है, कोई काम कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में उपस्थित होते हैं। जिस समय आप उस काम कर रहे होते हैं उस समय वही उसी पर रहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से, ना कि किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली यही क्या होती है, माइंडफुलनेस होती है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर हमने एक स्क्रीनशॉट दिया है पढ़ने के लिए कि आप इसको भी समझ सकें कि माइंडफुलनेस क्या होती है। तो देखते हैं माइंडफुलनेस के बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है। तो माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक और सचेत रहना, मतलब जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहें। इसका मतलब है कि जो आप अभी कर रहे हैं
या महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं, उस पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देना। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, पूरी तरीके से उस पर संलिप्त होना। तो आप माइंडफुलनेस का जो अभ्यास है कैसे कर सकते हैं, तो आप योगा करके कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसको महसूस करके कर सकते हैं, जो दैनिक गतिविधि हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, उसमें शामिल हो करके अपनी माइंडफुलनेस को आप बना सकते हैं। ठीक है। और माइंडफुलनेस क्या करती है, बेसिकली तनाव को कम करती है और आपका मूड क्या करती है, बेहतर करती है। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि माइंडफुलनेस क्या है। तो माइंडफुलनेस बेसिकली प्रेजेंट में आपको जीने के बारे में बताता है। तो ये थे सेट 3 के बेसिकली 75 क्वेश्चन, जिसको हमने आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस किया। हमने कोशिश किया कि यहाँ पर जो भी चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसको क्लियर किया जाए, उससे रिलेटेड जो और चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उसको डिस्कस किया जाए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां से अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या ऐसे ही बहुत सारी पीडीएफ को आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेकेंड ईयर है उसके सेट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के 3 सेट थे फिटर के, तीनों कंप्लीट हो गए हैं। आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका फाइनल सीबीटी का एग्जाम है वो इसी तीनों सेट को मिलाकर बनाया जाने वाला है। ठीक है। तो आप उन दोनों वीडियो को भी प्रीवियस वाले ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के बीच, जिससे कि हमको भी थोड़ा सपोर्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।